अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी बड़ी बहन शाइस्ता की बात सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब वो अम्मा से अपने गूंगे देवर आसिम के लिए उसका रिश्ता मांग रही थी। शाइस्ता कुछ तो सोच समझ कर बोल, हुमा तेरी छोटी बहन है, कोई पराई नहीं। अम्मा को अपनी बड़ी बेटी शाइस्ता की बात बहुत बुरी लगी कि उनकी छोटी बेटी हुमा के लिए उसके ससुराल वालों ने आसिम ही को क्यों चुना है, जबकि शाइस्ता का छोटा देवर फैजान भी तो था जो नॉर्मल था और दुबई में अच्छी मुलाजमत कर रहा था। अम्मा, मुझे हुमा की फिक्र है, सोच समझ के रिश्ता लेकर आई हूँ। शाइस्ता ने माँ को उदास देखा तो माँ का हाथ थाम कर तसल्ली दी। बस तू अपनी सास को ना कर दे, मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं हूँ। अम्मा ने खफगी से इनकार किया और बेटी के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। शाइस्ता ने अफसुर्दगी से कहा, अम्मा सोच कर जवाब दें। नहीं नहीं, इसमें सोचना कैसा, मेरी छोटी को गूंगे के साथ? हरगिज नहीं, मेरी छोटी के लिए और अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। तू बस आज ही जाके अपने ससुराल वालों को मना कर देना। अम्मा गुस्से से बात खत्म करके बोली। शाइस्ता खफा हो गई। अम्मा, आपने क्या छोटी छोटी की रट लगा रखी है? हुमा ना पूरे 32 साल की हो रही है और 2 साल में तो मैं भी देख रही हूँ कौन सा अच्छा रिश्ता आपको मिला। सिर्फ एक मन्नान का रिश्ता आया था, उसकी छानबीन की तो नशे का आदी निकला। अगर हमसे गलती हो जाती तो हुमा रोती पीटती तमाम जिंदगी गुजार देती। हम पैसे बोरियां भर भर के भी देते तो उसकी जिंदगी में सुख न आता। वो माँ के इनकार करने पे बोलती चली गई। हुमा शरबत का ग्लास पकड़े दरवाजे की आड़ में खड़ी माँ और बहन की बातें सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। अपनी बढ़ती उम्र पे बहन का ताना उससे बर्दाश्त न हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने कमरे में वापस चली गई। अम्मा की आंखें भी पुरनम हो गईं। उनके आंसू देखकर शाइस्ता खामोश हो गई। उसने अपना बैग संभाला और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कुछ देर ठहर जाओ, खाना खा के जाना, अम्मा ने प्यार से कहा। वो बड़ी बेटी को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। शाइस्ता आ भर के बोली, अम्मा, हुमा मेरी भी बहन है, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है। आप भी इत्मीनान से सोच लें और फ़ोन करके बता दीजिएगा। ये कह के वो दुखी दिल के साथ चली गई। हुमा और अम्मा को फिर आंसुओं ने घेर लिया। हुमा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसकी दोस्त फातिमा अगली दोपहर अपने सिलाई के काम से हुमा के घर आई। उसने हुमा को रोते देखा तो फिक्रमंद हो गई। फातिमा उसकी बचपन की हमजोली थी, हर दुख सुख की साथी। हुमा ने लरसती आवाज में कहा, अपने नसीब को रो रही हूँ। फातिमा उसकी आवाज़ सुनकर और परेशान होगी। उसने हुमा का हाथ थाम लिया और संजीदगी से बोली, मेरा भी तो नसीब जला हुआ है, तू क्यों दिल को रोग लगा रही है? रिश्ते और आ जाएंगे। फातिमा रोने का यही सबब समझी कि किसी रिश्ते वाले ने फिर इनकार कर दिया होगा। फातिमा के छोटे कद के बाइस अक्सर लोग एतराज़ कर जाते थे तो वो भी यूं ही आंसू बहाती थी। फातिमा भी हुमा की हम उम्र और उसी की तरह के मसाइल में घिरी हुई थी। उसके 4 भाई शादीशुदा थे। चारों भाभियों ने उसकी जिंदगी में तानों की बौछार की हुई थी जो वो सह रही थी। चारों भाभियों ने उसकी जिंदगी में तानों की बौछार की हुई थी जो वो सह रही थी। नहीं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो इनकारी हो, और जो आया है उसने रोते हुए बात अधूरी छोड़ दी। फातिमा ने उसके आंसू पोंछे और पूरी बात जानना चाही। हुमाला रस्ती आवाज में बोली, शाइस्ता आप भी अपने देवर का रिश्ता लेकर आई हैं? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फैजान का लेकर आई होंगी। यार अच्छा नहीं, दुबई चली जाओगी? वहां से मुझे तोहफे तो भेजोगी ना? वो गर्मजोशी से बोलती चली गई। हुमा को उस पर गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया। ओहो, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? वो हैरत ज़दा थी कि अपनी बहन के लाए हुए इतने अच्छे रिश्ते पे हुमा क्यों रो रही है। तुम खाला फरीदा के मुतालिक सोची हो ना कि तुम्हारे ब्याह के बाद वो अकेली रह जाएंगी। उसने अब अगला कयास लगाया। हुमा फिर से फूट फूट के रोने लगी तो वो घबरा गई। यार खुदा के लिए कुछ बताओ, मैंने जुमी थोड़ी हूँ, बस तुक्के ही लगा रही हूँ। हुमा ने रोते रोते फैजान की बजाय आसिम का नाम लिया तो फातिमा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी।
वो भी बौखला गई। क्या क्या ये सच है? तू सच कह रही है? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। मुझ में तो इतनी सकत भी ना रही कि मैं उसी वक्त शाइस्ता आपी से पूछती कि वो मेरे लिए क्या सोच कर अपने गूंगे देवर का रिश्ता लाई हैं। उसने खफगी जाहिर की। मुझे शाइस्ता आपी से ये उम्मीद न थी। फातिमा जो अपने लिए फिक्रमंद रहती थी, हुमा की बात पर उसकी आस बिल्कुल ही दम तोड़ गई, क्योंकि हुमा तो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश शक्ल थी। फातिमा ने चौंक के पूछा, तुम्हारी अम्मा ने क्या फैसला किया? उसके रोने पर वो समझी शायद खाला फरीदा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अम्मा ने तो उसी वक्त ना कर दी थी। इसके बावजूद शाइस्ता आपी ने सोचने का वक्त दिया है। उसने फातिमा से अपना दुख बयान किया। दोनों फिक्रमंद बैठी थी कि महानूर भी वहाँ आन पहुंची। महानूर भी हुमा के पास सिलाई सीखने के लिए आती थी। वो एमए के इम्तहान देकर अब सिलाई सीख रही थी। बकौल उसकी अम्मा के लड़कियों को सिलाई आना चाहिए, वरना ससुराल में 100 बातें सुनने को मिलती हैं। महानूर 24 साल की थी। वो हमेशा फातिमा और हुमा को दिलासे देती। हुमा उसकी हमदर्दी को मस्बत लेती थी, मगर फातिमा को वो हमेशा गलत लगती। दोनों के मुरझाए चेहरों से महानूर को अंदाजा हो गया कि कोई परेशानी वाली बात है। वो उनके पास आ बैठी। महानूर ने अपने कपड़े वाले शॉपर में से 3 आम निकाले और हंस के बोली, पहले आम खा लेते हैं, फिर गम खाते हैं। उसकी बात पे फातिमा के लबों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट दर आई। उसने महानूर से आम लिया और अफसुर्दगी से बोली, मेरा पेट गम से भर गया। ये आम मैं रात को खाऊंगी। जब दोबारा से रात को दुख मुझे आन जकड़ेंगे तो ये आम मुझे ताकत देगा कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। उसने आम को बगौर देखा, जो साइज में काफ़ी वजनी था। महानूर ने एक आम हुमा को भी दिया। उसने पलटकर उसकी झोली में वापस फेंक दिया। रिस्क पे गुस्सा क्यों? गुस्सा करो उस पर जिसने गम दिया है, लेकिन पहले मुझे भी तो कुछ बताओ, उसने आम चूसते हुए कहा। वो आमों की बेहद शौकीन थी। तभी फातिमा अफसुर्दगी से बोली कि हुमा के लिए रिश्ता आया है, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी और हुमा को देखने लगी कि आया वो महानूर को इस बात से आगाह करना चाहती है या नहीं। महानूर ने हुमा का हाथ प्यार से थाम लिया। हुमा, तुम्हें मुझ पर एतबार है तो बता दो, वरना पर्दा ही रखो। वो भी उसकी खामोशी पे बोली तो हुमा ने आह भरी, महानूर, मुझे तुम पे एतबार है, मैं तो अपनी किस्मत पे खामोश हूँ। शाइस्ता भी मेरे लिए अपने गूंगे देवर का रिश्ता लाई हैं। उसने नाम आंखों के साथ सब बता दिया। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? उन लोगों ने रिश्ता तुमसे पूछ कर ही तय करना है, तुम साफ इनकार कर देना। महानूर ने बहुत मोहब्बत से उसके आंसू पहुँच के तसल्ली भी दी। तुम्हारे नज़दीक कुछ नहीं, तुम अभी 24 साल की हो ना, हमसे पूछो कि हम पे हर रोज़ क्या क्या बिजलियाँ गिरती हैं। उसकी तसल्ली पे फातिमा ने फ़ौरन खफगी जाहिर की। वो अभी तक हुमा और अपनी दोस्ती में उसे कबूल नहीं कर पाई थी। यार, इसमें रोने की क्या बात है हुमा? तुम रो क्यों रही हो वैसे? इस बात पर कि तुम्हारे लिए गूंगे का रिश्ता आया, या फिर इस पे कि तुम्हारी बहन के रिश्ता लाए? महानूर ने उसका हाथ थाम कर संजीदगी से सवाल किया, तो उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि वो किस बात पे रो रही है। शायद इस वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि शाइस्ता आपी मेरे लिए ये रिश्ता लाई हैं। उनके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो शाइस्ता की जली कुटी याद करके बोली थी, जो उसकी उम्र पे कह गई थी, मुझे तो नहीं लगता कि उनके नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। महानूर ने किसी ख्याल के तहत कहा, वो क्यों क्यों तुम्हें नहीं लगता? ऐसी हालत में भी अपने होते हैं। मुझे देख लो, हर वक्त बोझ होने का ताना मिलता है। अम्मा अब्बा सर पे हैं तो 2 वक्त का खाना नसीब भी हो, वरना भाइयों ने कब के मेरी तरफ से हाथ खींच लिए होते। फातिमा पुरनम आंखें लिए फट पड़ी। महानूर ने संजीदगी से कहा, यार, शाइस्ता आप भी हसास दिल रखती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोग अपने लिए हसास होते हैं वो दूसरों के लिए भी हों। फातिमा मजीद बोली, फातिमा, मुझे तो यूँ लगता है कि शाइस्ता आपी के नज़दीक शायद हुमा बहुत अजीम हो और वो ये सोच रही हो कि हुमा उस गूंगे की ज़ुबान बन सकती है, उसको सहारा देकर उसकी ज़िंदगी संवार सकती है। महानूर ने बहुत मस्बत नुक्ता नज़र पेश किया। फातिमा इस पे खामोश हो गई। हुमा रोते रोते बोली, मैं इतनी अजीम नहीं हूँ महानूर, अम्मा ने भी मना कर दिया है, मगर फिर भी शाइस्ता आपी ने वक्त दे दिया। न जाने वो मेरे लिए इस रिश्ते में कौन सा सुख देख रही हैं। खैर, इस बात का जवाब तो तुम्हें शाइस्ता आपी ही दे सकती हैं। महानूर ने उसे दोबारा आम पकड़ाया और अपनी माँ की आवाज़ पे उठ खड़ी हुई।
वो शाम को फिर आने का कह के चली गई थी। महानूर हमारा दर्द कहाँ समझ सकती है, उसके लिए ऐसा रिश्ता आए तो उसकी हालत देखना। फातिमा महानूर से खफा हो गई थी क्योंकि वो फातिमा की सोच को रद्द कर गई थी। महानूर की ये बात हुमा के जहन में बैठ गई कि उसकी शाइस्ता आपी ने कभी उसका बुरा नहीं सोचा, तो उसे उनसे बात करना चाहिए। हुमा को सारी रात सोचों ने घेरे रखा, मगर उसने अपनी माँ पे जाहिर न होने दिया कि वो इस बात से वाकिफ है। अम्मा भी सुबह उसको सर पे दुपट्टा बांधे मिली। वो सर दर्द की शिकायत कर रही थी। अम्मा परेशान थीं कि वो क्या फैसला करें। शाइस्ता की बातें उनके कड़वी ज़रूर लगी, मगर फिर उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी सच ही तो कह रही है। 2 साल से किसी रिश्ते ने उनके दरवाजे पे दस्तक न दी थी, और आगे भी यूं ही रहा तो उनकी हुमा का क्या होगा। बाप का साया तो बचपन ही में उनके सर से उठ गया था, भाई जैसी नेमत का सहारा भी तो ना था। अम्मा को ये सोच कर ही होल उठ रहे थे कि उनके मरने के बाद हुमा का कौन सहारा बनेगा। हुमा ने भी रात भर सोचने के बाद फैसला कर लिया कि वो शाइस्ता आपी से खुद बात करेगी। उसने अम्मा से इजाज़त ली और शाइस्ता के घर की तरफ रवाना हो गई। अम्मा ने भी ये सोच के इजाज़त दे दी कि अच्छा है, शाइस्ता हुमा से खुद इस रिश्ते के मुतालिक बात कर ले, क्योंकि आसिम के मुतालिक सोचते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वो इतना भी बुरा नहीं है, और ये कमी तो खुदा की तरफ से है। उस बेचारे का क्या कसूर। आसिम अपना एक जनरल स्टोर चला रहा था, बीए पास था, लिहाजा कागज़ पे लिख के बात भी कर लेता। अम्मा अनपढ़ थी, वो हमेशा उसकी डायरी के लिखे को पढ़ ना पाती और बोलती कि तुम्हारी पढ़ाई मुझे गूंगा कर देती है, तो वो मुस्कुरा कर कानों को हाथ लगाता। वो अपनी डायरी के जरिए सबसे खुले दिल से बातें कर लेता था। डायरी और कलम उसके साथी थे। खुदा का शायद उस पर यह करम रह गया कि वो बहरा नहीं था, वरना शायद वो कभी भी अपनों की बात न समझ पाता। हुमा दिल पे पत्थर रखकर शाइस्ता के घर की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में ही आसिम मिल गया। वो घबरा गई, मगर आसिम उसे देख के मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से कलम और डायरी निकाली और मुस्कुराते हुए उस पर कुछ लिखा और कागज़ हुमा की तरफ बढ़ाया। हुमा पढ़ने लगी। उसने लिखा था, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। ये कह के वो उसके साथ साथ ही चलने लगा। हुमा परेशान थी कि क्यों ख्वाहिशमंद था। वो मुस्कुराया और उसने फिर लिखकर हुमा को डायरी पकड़ाई जिसमें लिखा था, मैं आपकी फ़िक्रें कम करना चाहता था। कैसी फ़िक्र? वो बौखला गई। वो उसके लिए सारी रात रोती रही थी। वो चोर सी हो गई कि ये कैसे उसके ज़ख्मी दिल से वाकिफ़ है। आसिम ने मज़ीद लिखा, वो फ़िक्र जो आपके चेहरे से झलक रही है। मैं आपसे शादी नहीं कर रहा, मैं आपकी बहन को मना कर दूंगा। वो आसिम जो बहुत खुश था और शादी से पहले हुमा से बात करना चाहता था, मगर आज हुमा के रवैये से जान चुका था कि वो उसे कबूल नहीं कर पाई, सो वो शर्मिंदा भी है। आसिम ने फिर लिखा कि वो इस मुलाकात का तज़किरा किसी से नहीं करेगा, हुमा बेफिक्र हो जाए। गालिबन उसके डरे सहमे चेहरे को आसिम भांप गया था। जब ही उसे तसल्ली दी तो हुमा भी हैरत से उसे तकने लगी। आसिम से मिलकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान है, जो किसी की ज़िंदगी को अपनी कमज़ोरी की वजह से अजियत में नहीं रखना चाहता। आसिम ने फिर मुस्कुरा कर लिखा, मेरा कलम और डायरी ही मेरी बीवी जैसे हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, और मेरी डायरी ख़त्म हो गई है, मुझे दुकान पे जाना होगा। आसिम ने आखिरी सफ़े पर लिखकर उसे पढ़ाया, फिर वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ा। हुमा उसके बारे में सोचने लगी कि वो खुदगर्ज इंसान नहीं, वरना उसकी बहन को मजबूर करके भी तो ये शादी कर सकता था। उसके दिल में आसिम के लिए एहतराम भर गया। वो इसी सोच में गुम शाइस्ता के घर पहुंची। बेल देने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अंदर से अपने बहनोई नासिर की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। 1000 दफ़ा तुम्हें मना कर चुका हूँ शाइस्ता, दरवाज़ा पूछ के खोला करो, मगर तुम्हें तो मेरी इज्जत की परवाह ही नहीं। तुम बस ये चाहती हो कि मैं अपने दोस्तों में जलील होता रहूं। वो ना मुझे तुम्हारी वजह से छेड़ते हैं कि तुम्हारी बीवी कम, माँ ज़्यादा लगती है। देखो अपने चेहरे का हाल देखो, छाइयों से भरा हुआ, 40 की बजाय तो 50-60 की लगती हो। नासिर उस पर चीख रहा था तो हुमा ये सब सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शाइस्ता भी हमेशा ये कहती फिरती थी कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं। दूसरी तरफ से शाइस्ता की लरसती आवाज़ उभरी, आप मुझे उस गलती की सज़ा दे दें, तलाक दे दें, अगर मैं आपके लिए इंसल्ट बन चुकी हूँ। तुम मेरे 2 बच्चों की माँ हो
مگر یوں لگتا ہے جیسے تم 100 برس کی کوئی بڑھیا ہو۔ آج دراصل پھر ناصر کے دوست سلطان نے شائستہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ناصر سے ملنا آیا تھا تو شائستہ نے دروازہ کھول دیا۔ بس پھر تو ناصر نے سارا غصہ بیوی پہ نکالا۔ اس کا ہر دوست اس کی بیوی کو دیکھ کے افسوس کرتا کہ وہ اپنی بیوی سے کئی گنا جوان ہے۔ دوستوں کی انہی باتوں نے اسے مزید جوان کر دیا تھا۔ شائستہ بھی غصے میں آ گئی۔ آپ تو میرے ہم عمر ہیں، پھر مجھے کیوں طعنے دیتے ہیں؟ اس نے ناصر کو اس کی عمر کا حوالہ دیا، مگر شاید مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور غالباً ناصر کے دماغ میں یہی فلسفہ چل رہا تھا۔ اپنے دوست خرم کی بیوی نورین کو دیکھ کر اس کے طعنے مزید بڑھ گئے تھے، جو خرم سے 15 سال چھوٹی تھی۔ اب شائستہ بیچاری نورین اور اپنی عمر کا یہ تضاد تو نہیں مٹا سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی طرح شوخ و چنچل بن سکتی تھی۔ اچھا زیادہ منہ مت کھولو اور جلدی سے کھانا لگا دو، مجھے جانا ہے کسی کام سے، اس نے اکڑ کر کہا، جیسے وہ اس کی بیوی نہیں ملازمہ ہو۔ شائستہ اس کے بچوں کی ملازمہ ہی بن کے رہ گئی تھی۔ ناصر اور اس کے درمیان خلا پیدا ہو گیا تھا، جس کا درد وہ اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ شائستہ کی آواز پھر ہما کے کانوں میں پڑی، جو روتے ہوئے بول رہی تھی، عاصم کی جگہ نا کاش آپ گونگے ہوتے تو یوں مجھے بڑھاپے کے طعنے روز نہ سننے کو ملتے۔ اس کی بات پر ناصر نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ شائستہ کی شادی 30 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ غربت جیسے دکھ کا مقابلہ کر کے وہ یہاں پہنچی تھی، اور اب بڑھتی عمر کے طعنوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بھلا غریبی میں پلنے والی لڑکیاں کیسے سدا جوان لگ سکتی ہیں؟ وہ کیسے خود پہ وہ خرچے کریں جو یہ امیر زادیاں خود پہ کر کے فریش نظر آتی ہیں؟ ہما کے آنسو بہنے لگے، دل جیسے پھٹنے لگا۔ اسے اپنی بہن کا فیصلہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ جس آگ میں جھلس رہی تھی، اپنی بہن کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ رو رہی تھی کہ اچانک عاصم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ فکر مند تھا کہ ہما کیوں رو رہی ہے۔ دکان سے اسے ڈائری نہیں ملی تھی جس پر لکھ کے وہ اس سے پوچھ سکتا۔ وہ اشاروں سے پوچھنے لگا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ ہما کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ شائستہ کی جگہ ہوتی تو روز روز اس طرح کے طعنوں پر ایک دن بھی نہ گزار پاتی۔ ہما کو اپنی بہن کے دکھ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے عاصم کی جیب سے اس کا قلم اتارا اور اس کی ہتھیلی پہ لکھا، تم مجھ سے شادی اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تم گونگے ہو، بلکہ میں تم سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے دنیا کی زبان سے بچنا ہے۔ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تمہیں نہیں۔ عاصم یہ پڑھ کر حیرت سے اسے تکنے لگا۔ اس کے آنسو جاری تھے۔ وہ روتے روتے پھر بولی، مجھے معاشرے کے طعنوں سے بچنا ہے، مجھے ہر اس طعنے سے بچنا ہے جس سے میری ذات کھوکھلی ہو سکتی ہے۔ پلیز مجھے جواب دو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میرا سہارا بن سکتے ہو؟ ہما نے اس کو قلم دے کر جواب مانگا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا قلم جیب میں رکھ لیا۔ ہما گھبرا سی گئی، اس کی طرف سے انکار ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تو عاصم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہما کو یوں لگا جیسے اس کے کان عاصم کے دل کی آواز سن رہے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہو کہ میری خاموش محبت تمہیں ہمیشہ خوشیاں ہی دے گی، میں ہمیشہ تمہارا سہارا بن کے رہوں گا جیسے کہ تم میرا سہارا بن رہی ہو۔ ہما نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہما اس کے کاغذ پہ نہ لکھنے کے باوجود بھی اس کے دل کی بات سمجھ گئی تھی، کیونکہ اس نے اسے دل سے اپنا لیا تھا، اور دل سے دل کی جو زبان ہے اس میں جھوٹ، منافقت، طعنہ زنی نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا ہے تو خلوص اور محبت، جو کہ آج بولنے والی زبانوں میں مفقود ہو چکا ہے۔ عاصم، شائستہ اور ہما کی یہ کہانی آج کے اس دور میں ہمارے لیے ایک انتہائی اہم سبق لیے ہوئے ہے۔ ہمیں خود پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری زبانیں ایسے تیز دھاڑ آلو جیسی تو نہیں ہو گئی جو دوسروں کے روح اور دل کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں؟ اگر سچ میں ہم ایسے الفاظ اور ایسی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی دیر کو رک کے خود پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے ارد گرد موجود اپنے ہی پیاروں کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے قاتل تو نہیں بن گئے۔ کوشش کیجئے اور دعا بھی کیجئے کہ ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تفسیر بن جائیں۔
کہ مومن یا تو اچھی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ بری بات طعنہ زنی پر ہمیشہ خاموشی کو ترجیح دیجیے کہ بے شک کم بولنا حکمت ہے تو خاموشی ایک عبادت ہے۔